पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि कई बार आपके जो डाउट्स आते हैं, आप बोलोगे कि आपको नहीं पता है क्या इतना बेसिक आंसर? आपको नहीं मालूम है क्या ये सब चीज़ें? ये तो छोटे-छोटे आंसर है जो कि देखो कई बार ऐसा भी होगा आप लोगों के साथ, जो मैं आंसर बताता हूँ आपको, वो चीज़ जो है वो मेरे बेसिक साइंस के, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग होती है। मेरा नॉलेज जितना मैंने गेन किया हुआ है, उस नॉलेज के हिसाब से होती है। चांसेस हैं, जो अभी आपको आंसर दिया है मैंने अश्रुग्रंथि के, मेरे को उस हर एक क्वेश्चन का बेसिक आंसर पता होता है मेरी साइंस के अकॉर्डिंग। जो मैंने पढ़ी है बेसिक साइंस, उसके अकॉर्डिंग मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। कई क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाते हैं। कई क्वेश्चन के आंसर मैं आपके सामने आपको ही ढूंढ कर बता रहा हूँ कैसे ढूंढ रहे होते हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है कि जिसके पास सारे आपके क्वेश्चन के आंसर हों। मैं बस कोशिश ये करता हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ, जो मुझे नहीं पता हो वो ना बोल दूँ, है ना? वो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, आपको मैं कितना भी टेड जो है वो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है साइंस के वीडियोज़ के लिए। लेकिन आप खुद देखो, उसके पास भी आंसर नहीं है कि आंसू जो है वो ऐसा क्या कर दे रहे हैं। साइंटिस्ट उसको भी जो है वो रेक्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा क्या कर दे रहे हैं कि मूड को बैलेंस कर दे रहा है वो आंसू। तो वो टेडेट के पास भी आंसर नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर मैं तो उस टेडेट के सामने बिल्कुल नाखून के बराबर हूँ उसके। मेरे पास तो उसका वो भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसा दिमाग में मत लाइएगा कि जो चीज़ मतलब इनको ये भी नहीं पता या नहीं पता है। हाँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं पता है। और रही बात ये वाली कि जो आंसर आपको दिए गए हैं, क्या चांसेस है ये सही आंसर है क्या? नहीं है। आप यकीन मानोगे, ये चीज़ें टाइम के साथ जैसे-जैसे चीज़ें पता चलती जाती हैं ना, वो चीज़ें अपग्रेड होती जाती हैं। कई बच्चे जो है वो कन्फर्म करने के लिए मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, पुराने बच्चे। भैया इसका आंसर बताना। क्योंकि उन्होंने उसमें जब भी पूछते हैं मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, या तो मैंने इनको जब बोला होगा, या तो इन्होंने सुना नहीं होगा, उसका गलत आंसर लिया होगा। या तो जो है इन्होंने उसके बारे में किसी से और से सुना होगा जिसके बारे में उनको कुछ नया व्यू मिला हुआ है, और ये कन्फर्म कर रहे हैं कि मुझे उस चीज़ का नॉलेज है या नहीं है। बिल्कुल चांसेस है, ऐसा हो सकता है कि मैंने जो है वो गलत आंसर दिया हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो भी आपको कुछ आंसर दूँ क्वेश्चन का, वो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हो। मेरा जितना नॉलेज हो उसके हिसाब से बेस्ट हो, और नहीं पता होता है तो साफ़ ही मना कर देता हूँ। है ना? और एक बात वो बिल्कुल सही है कि कोई भी आंसर जो है वो अपने आप में सही चांसेस हैं कि वो सही, सत्यता की परिभाषा बदलती जाती है टाइम के साथ-साथ। अभी आज के लिए जो बोल रहे हैं वो अश्रुग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है कई कल एक नई खोज के सामने आ जाए कि जो है वो कोई और ग्रंथि जो है इसको ऑक्यूपाई कर रही होती है या फिर कंट्रोल कर रही होती है अश्रुग्रंथि को, तो वो नई-नई चीज़ें पता चलती जाती हैं। साइंस में जो है वो रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन या सुधार वाला काम जो रहता है, वो लगातार चलता रहता है। तो जो चीज़ें अभी ज्ञात हैं, हो सकता हो आपने वो आवर्त सारणी भी देखा है, आवर्त सारणी का केस भी देखा है, परमाणु का मॉडल केस भी देखा है। कैसे परमाणु मॉडल आते चलेगा, उसमें सुधार होता गया और अब भी सुधार जारी है, लगातार जारी है। तो साइंस इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देती है, इम्प्रूव होती रहती है। तो मैं हर चीज़ का नॉलेज मेरे को नहीं हो सकता, या फिर हर चीज़ में सही नहीं हो सकता। वो हो सकता है आपको समय के साथ-साथ वो चेंज हो जाए उसका आंसर, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर सकते उसमें, साइंस ऐसी ही है। अगर साइंस ऐसी ना होती तो फिर वो धर्म बन जाता। धर्म ऐसा साइंस है जो खुद को चेंज नहीं करना चाहता है, या धार्मिक ऐसा साइंटिस्ट है जो अपने जो नियम कायदे उसको चेंज नहीं करना चाहता है। साइंस की यही खूबी है और यही कमज़ोरी भी है। हर एक चीज़ में यही चीज़ बात होती है, आपकी जो सबसे बड़ी खूबी है वही आपकी कमज़ोरी भी है, और जो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है वही आपकी ताकत भी होती है। उसको सोचने वाली बात है, आप उसको गौर करोगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, जो आपकी कमज़ोरी है वही आपकी ताकत है, और जो आपकी ताकत है वही आपकी कमज़ोरी भी हो जाती है ना? तो इसको देखते हैं अपन, जो स्टार्टिंग में टॉपिक दिया हुआ है, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, तो लगा संचयन संचयन मतलब कि विभिन्नताएँ जन्म लेती हैं। नए जन्म के जीव जीव के जन्म के साथ-साथ नए जीव जैसे-जैसे जन्म लेते हैं, वैसे-वैसे विविधताएँ भी उसमें जो है वो संचित होती हैं, या फिर उद्भव होता है उनका, नई विभिन्नताएँ आती हैं। तो यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है, चित्र में उस स्थिति को दिखाया गया है जबकि केवल एक जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। अलैंगिक जनन पौधों में होता है नॉर्मली। हाइड्रा मुकुलन में देखा हुआ है, बीजाणु समासंग देखा हुआ है, वो सब अलैंगिक जनन का तरह आता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 व्यष्टि जीवाणु, व्यष्टि मतलब व्यष्टि का सबसे पहली लाइन में दिया हुआ है जीव,
जीव को बोलते हैं व्यष्टि, है ना? तो व्यष्टि बार-बार आएगा, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। जीव व्यष्टि मतलब जीव, नया जीव। 4 व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिसमें आपस में बहुत अधिक समानताएँ होंगी। उसमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परंतु लगी यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होगी। इसके विषय में हम आनुवंशिकता के नियम की चर्चा के समय देखेंगे। तो जो अलैंगिक जनन में जो है वो पूर्ण कोशीय विभाजन हो रहा होता है, तो डीएनए में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में वो विविधता बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसी कारण से हम जो है अपने मम्मी-पापा जैसे एग्ज़ैक्टली नहीं दिख रहे हैं। थोड़े बहुत अंग मैच कर सकते हैं, वो बिल्कुल वैसा हो सकता है, लेकिन हम एग्ज़ैक्टली नहीं दिख रहे हैं। अगर हम वो पूरे के पूरे छः वो उस पे बात कर चुके हैं अपन। निश्चित रूप से नहीं। क्या किसी स्पीशीज़ में इन सभी विविधताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। मतलब कोई जाति है यदि, उनमें अगर विभिन्नताएँ आ रही हैं, के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना, क्या ज़रूरी है सभी जातियाँ जो है वो जातियाँ फिर से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जीवों की जातियों के बारे में बात हो रही है। क्या ज़रूरी है वो सभी जातियाँ जो है वो भविष्य में ज़िंदा रह पाएँगी या कोई खत्म नहीं होगी? निश्चित रूप से नहीं, सभी की संभावना एक जैसी नहीं है, कुछ ज़िंदा रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने वाली क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है, उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। पर्यावरण कारणों के द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन और जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन, जो प्रजाति पर्यावरण में होने वाले चेंजेस को सहन कर पाएगी वही आगे बचेगी, नहीं तो नहीं बच पाएगी। मनुष्यों में जो मनुष्य वायु प्रदूषण को सहन कर पाएँगे, उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो सहन नहीं कर पाएँगे, उन्हें प्रकृति द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। तरह-तरह की बीमारी हो जाएँगी और वो खत्म हो जाएँगे। इसी कारण से मैं जो है वो बच्चों को कोशिश करता हूँ कि बच्चों आप कई लोग बोलते हैं धुआँ हो रहा है, मत करो, ये चीज़ मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मैं उस चीज़ का इसलिए पक्षधर नहीं हूँ। आप अगर वो थोड़ी मात्रा में जैसे ज़हर वाली मैंने उदाहरण दिया था ना, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को ज़हर देते रहते थे। कोशिश करना चाहिए आप भी वो ज़हर समझकर वो चीज़ें करते रहो। प्रदूषित वायु प्रदूषण वाले एरिया में घर में घुसे रहोगे, आप वायु प्रदूषण के सामने जाओगे ही नहीं। वायु प्रदूषण के सामने जाओगे नहीं और कभी जाना हुआ, तो आपको जो है बीमारी हो जाएगी, प्रकृति आपको हटा देगी अपने रास्ते से। आपका जीना ज़रूरत नहीं है प्रकृति को। प्रकृति को ऐसे जीव चाहिए जो उस प्रदूषण को झेल सके क्योंकि वो बढ़ रहा है और बढ़ेगा आगे जाके। तो आपको जो है वो मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति आपको हटा देगी। चाहे वो प्रदूषण के बारे में मामले में बात हो, चाहे खाने के मामले में बात हो। खाने में जो है वो नित्य प्रतिदिन केमिकल्स आते जा रहे हैं। अगर आप ये सोचोगे हम शुद्ध-शुद्ध खाएँ, शुद्ध-शुद्ध खाएँ, आगे चल के हो सकता है शुद्ध बचे ही ना। तो जीव वही बचेंगे जो थोड़ा-सा परिवर्तन लाएँगे अपने आप में अनुकूलता के हिसाब से। जैसा वातावरण ढल रहा है वैसे खुद को ढालेंगे, वही बचेंगे। जो नहीं ढाल पाएँगे, प्रकृति उनको अपने रास्ते से अलग कर देगी। दूसरा पॉइंट है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिज़ाइन होना है। डिज़ाइन होना मतलब वही चीज़, जैसे मम्मी-पापा की आँखें आँखें 2, कान 2, मुँह 1, नाक 1, उसी प्रकार से जो है वो जीवों की डिज़ाइन तय होना, यही आनुवंशिकता है। जो शारीरिक अभिलक्षण होते हैं, बालों का रंग, नाक नाक का शेप, मुँह त्वचा का रंग हाइट, ये सब लक्षण हैं, जो कि हमें आनुवंशिक रूप से अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। मतलब पेरेंट्स के थ्रू हम तक पहुँचते हैं। तो जो जीवों का जो संरचना होती है, शारीरिक ढंग होता है, वो आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता के नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीय के साथ वंशागत होते हैं। आइए नियमों के ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। पहला वंशागत लक्षण। वंशागत लक्षण के बारे में डायग्राम बना हुआ है। आई होप आप लोगों ने घर में जो है अपने कान दादा-दादी या मम्मी-पापा से मैच करके देखे होंगे। कितने बच्चों के कान इस तरह के, कोई ऐसा बच्चा है जिसके कान इस तरह के हैं, कर्णपल्लव जो है वो बाहर का ये जुड़ा हुआ है, कोई है इसमें से बच्चा? ज़्यादातर के ऐसे होंगे, बहुत कम बच्चों के ऐसे होंगे। कल क्लास में चेक करिएगा, है ना? अपनी क्लास के इन्होंने भी बोला हुआ है अपने क्लास के सभी बच्चों का ये अवलोकन कीजिए, आपको 2 तरह के कान दिखाई देंगे। तो ये लक्षण जो है वो वंशानुगत लक्षण है। वंश एक के द्वारा जो है आपके मम्मी-पापा या दादा-दादी के होंगे इस तरह के कान, तभी आपके कान इस तरह से हैं। या इस तरह के हैं तो आपके मम्मी-पापा के कान भी इस तरह से पक्के में 100% अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। एक ना 1-2 बच्चे जो है वो दिख ही जाते हैं जिनके कान अलग रहते हैं, इस टाइप के रहते हैं और कॉमन है बहुत साधारण सी बात है अलग होना। लक्षणों की वंशागत के नियम मेंडल का योगदान। तो ये मेंडल का नियम जो है
वो पढ़ते हैं हम इसमें। और मेंडल के नियम में कल मैंने बताया था, कई बच्चों ने क्लास में बोला कि उसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मत रखो उसमें। एक तरह से मेंडल ने देखा कि भैया देखो ये लक्षण जो है वो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जा रहे हैं। उन लक्षणों के बारे में उन्होंने कोशिश करी जानने की कि लक्षण किस प्रकार से इधर से उधर जा रहे हैं, कैसे जो है वो कुछ लक्षण किसी में दिखाई दे रहे हैं। अब देख, जैसा मैंने बोला, जरूरी नहीं है अगर मम्मी पापा के कान जो है वो अलग अलग हो, इस प्रकार हो, तो बेटे के कान भी ऐसे हों, जरूरी नहीं है ऐसा। तो मेंटल में यही बात समझ में नहीं आई उनको कि हो कैसे रहा है, ये लक्षण जो है वो किस प्रकार की गति कर रहे हैं, कैसे जो है वो पेरेंट्स से जो है वो बच्चे में जा रहे हैं लक्षण। उन्होंने उसको जो है उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करी, उसका नियम ज्ञात करने की कोशिश करी, सिद्धांत प्रतिपादित करने की कोशिश करी कि सामान्यतः हम कैसे गैस कर सकते हैं कि ये जो है वो कान का लक्षण जो वंशानुगत हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे होंगे। तो उन्होंने जो है वो दो पौधे लिए, एक जो है वो लंबा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया। यहाँ पर आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा ये पौधे वाला उदाहरण। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा आपको। एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। जब पहली पीढ़ी में उन्होंने क्रॉस करवाया, इन दोनों का क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाया मतलब दोनों को मिलाकर नई प्रजाति उत्पन्न करी। तो जो नई प्रजाति उत्पन्न हुई वो सभी लंबे पौधे थे, सभी लंबे पौधे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने जो नई प्रजाति उत्पन्न हुई ना, उन्होंने बोला चलो ठीक है लंबा तो है लेकिन इनमें भी क्रॉस ब्रीडिंग करवा के देखो। उन्होंने दो चूज करे और उनकी क्रॉस ब्रीडिंग फिर से करवाई। तो उन्होंने देखा अब जो चार पौधे हुए उसमें से एक जो है वो, अब फिर भी यहाँ पर वही बात आ जाती है, चार ही क्यों, चार से ज्यादा क्यों नहीं, वो रेशो देखो आप, रेशो के लिए यहाँ पर चार पौधे बनाए हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे पौधे रखे होंगे, कुछ जो है वो मर गए होंगे, कुछ जिंदा रह गए होंगे, कुछ थोड़ी देर बड़े होंगे, कुछ मर गए होंगे, इस प्रकार से बहुत उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए होंगे। ये रेशो के लिए उन्होंने बताया, आपको रेशो बताने के लिए, अनुपात बना बताने के लिए बोल रहे हैं कि यदि दो का क्रॉस करवाया और चार नए पौधे जब उन्होंने बनाए तो चार में से एक पौधा बोना था और तीन पौधे जो है वो वैसे के वैसे थे। तो रेशो बताने के लिए उन्होंने ऐसा करा, आपको केवल चार बताया हुआ ताकि आप सही रेशो समझ सको। तो मेंडल के जो अनुवांशिकता का अगर ये वाला टेबल याद रखो तो आप केवल केवल ये रख, पहली पीढ़ी में जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ संकरण करवाया। ये कौन सी हो गई, फर्स्ट जनरेशन हो गई। यहाँ पर लिखोगे आप फर्स्ट जनरेशन, ये टेबल बना दोगे, मेंडल का नियम अगर आता है ये टेबल बना दोगे, टीचर अपने आप में खुश हो जाएगा। इन दोनों के बीच उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो जो सेकेंड जनरेशन थी वो कैसे हुई, इस टी का इस टी के साथ करेंगे और फिर इसी टी का जो है इस टी के साथ भी करेंगे। तो कैसा कुछ होगा, इस प्रकार से होगा। एस टी का जब स्मॉल टी के साथ करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उसका एस टी का फिर से इस टी के साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा सेम केस यहाँ पर भी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चार प्रकार के जो है वो आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे, चार कॉम्बिनेशन मिलेंगे। दो ही दो क्यों लिए हुए हैं उसका आंसर कल अपन ने देखा था। यहाँ पर जो है वो गुणसूत्र वाली बात है। जो मटर के पौधे होते हैं या इंसान होते हैं, वहाँ लैंगिक जनन हो रहा होता है। और लैंगिक जनन में जो है वो दो गुणसूत्र की जरूरत होती है, एक मम्मी से मिलता है एक पापा से, एक मम्मी से मिलता है एक पापा से। तो दो गुणसूत्रों के जोड़ों की जरूरत होती है, इसलिए इन्होंने दो दो के कॉम्बिनेशन लिए, है ना। सेकेंड जनरेशन में जो है वो सभी हमको लंबे पौधे मिले, सभी के सभी लंबे पौधे थे। हाँ इसमें जो है वो स्मॉल टी भी मौजूद है, लेकिन वो जो है वो अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत आएगा। उसको देखते हैं तीसरी जनरेशन। अब उन्होंने थर्ड जनरेशन में जो है क्या किया, थर्ड जनरेशन में अब जो सेकंड जनरेशन थी ना उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, मतलब इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। केवल दो ले लेते हैं अपन, बाकी के दो नहीं लेते हैं, जरूरत नहीं। दो को ले लेते हैं और इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। इसकी करवाएंगे तो टी का टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी हो जाएगा। फिर उसका टी का स्मॉल टी के साथ करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसका स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ करेंगे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। आप इसी डायग्राम को बना देंगे ना, केवल फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन। कॉपी चेक करने वाला आप में आपको ये डायग्राम देखकर ही खुश हो जाएगा। आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में ही बना सकते हो कि आपने इन दोनों का जो है वो क्रॉस करवाया मतलब संकरण करवाया। तो नई प्रजाति जो मिली, अब इसमें जो है वो देखना ये लंबे होंगे क्योंकि दोनों गुण इसमें, इसमें जो है वो प्रभावी लक्षण लंबे के तो लंबे दिखेंगे, इसमें भी लंबा दिखेगा। इसमें जो है वो अप्रभावी लक्षण ही मौजूद है, प्रभावी लक्षण को दबा दिया गया है, प्रभावी लक्षण है ही नहीं, लंबे होने का लक्षण है ही नहीं।
तो केवल और केवल हमको जो है वो बौने होने का लक्षण दिखाई दे रहा है। इसमें लंबे होने का भी है, बौने होने का भी है, लंबे होने का भी है, बौने होने का भी है। यहाँ पर केवल लंबे होने का है, तो ये पौधा पौधा लंबा हो जाएगा। ये वाले लंबा और बौना दोनों है, लेकिन लंबे होने वाले गुण ने छोटे जो बौना होने वाला गुण है उसको दबा दिया है, इसलिए केवल ये लंबा दिखाई दे रहा है। सेम केस यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ लंबे होने का गुण मौजूद ही नहीं है, इसके कारण से ये छोटा हुआ, है ना। तो केवल इतना ही याद रखो आप, उतना काफी है मेंडल के नियम को समझाने के लिए, उसको ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अब ये और वो वाला डाउट मैंने क्लियर कर ही दिया आपका कि चार क्यों लिए हुए हैं। चार नहीं लिए हुए, रेशो समझाने के लिए आपको चार लिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है आप इसको पढ़ेंगे तो सेम टू सेम आपको चीजें वैसे वैसी मिलेंगी, जो आपको समझाया गया है सेम टू सेम वैसे के वैसे ही मिलेगा, कुछ उसमें वो वाली बात नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एक और नीचे गोल और पीले बीज के रूप में दिए हुए हैं। मेरे को थोड़ा सा एक वीडियो दिखाता हूँ। मेंडल्स लॉ को 12th क्लास बायो का प्रोजेक्ट है, एक बार थोड़ा सा देखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। 12th क्लास का प्रयोग है हालांकि। भाई चल जा यार, इमरजेंसी। आज का प्रैक्टिकल हमारे पास में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के लॉ को समझने के लिए आपको 64 येलो बीट और आपको 64 ग्रीन बीट लेनी पड़ेगी। आप जल्दी से ले लीजिए, मैंने भी अपने यहाँ पे ले ली है। यहाँ पे मैंने येलो बॉल को मैंने यहाँ पे कैपिटल वाई से इंडिकेट किया है और ग्रीन बीट्स को मैंने यहाँ पे स्मॉल वाई से इंडिकेट किया है। कैपिटल वाई को मैंने यहाँ पे मेल माना है और स्मॉल वाई को मैंने फीमेल माना है। दोनों में से मुझे एक एक बीट लेनी है और आपको पता क्या बनेगा, गैमिट बनेंगे दोनों, और क्या बनेंगे साथ में, F1PT बनेगी। तो F1PT आपको डायग्राम में देख पा रहे हो, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई मेरा बन रहा है। तो ऐसे आपको रेंडमली बहुत सारे इकट्ठे करने हैं। तो आप जब सबका पेयरिंग कर लोगे तो आपके टोटल में बहुत सारे पेयर इकट्ठे हो जाएंगे और ये काम आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपके पूरे येलो बीट्स और आपके पूरे ग्रीन बीट्स ख़त्म नहीं हो जाएं और पूरा सबका पेयरिंग ना हो जाए आपके F1PD में, तब तक ये काम कंटिन्यू करें। भैया हेलो। नहीं है भैया। आवाज नहीं आ रही मुझे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, मेरे टोटल 64 पेयर हो चुके हैं F1PD के अंदर। अब मुझे क्या निकालना है, F2PD निकालनी है। और बेसिक आपको पता ही है, F2PD निकालने के लिए मुझे F1 क्रॉस F1 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मैंने 20 से ज्वाइन किया, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब नहीं आ रहा है। हाँ भैया। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा किसके लिए था। भैया मेरा तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कुछ समझ भैया में ही आ नहीं रहा आ है। रहा। आ रहा है, ठीक। आंशिका आप वीडियो देख लेना, थोड़ा सा चल जाए। और अभी अभी हमने फाइंड किया, हमारा जो F1 था वो हमारे पास में एक कैपिटल वाई था, एक मेरा स्मॉल वाई था। ये मेरा F1 था, यानी कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल रूप से एक मेरे पास में येलो बीट थी, एक मेरे पास में ग्रीन बीट थी। ऐसे मेरे को दो F1 के सेट तैयार करने हैं। तो आप देख पा रहे हैं जैसे डायग्राम के अंदर मैंने एक तरफ 32 पेयर तैयार करूँगा मैं F1 के, और बाजू में भी मैं सेम 32 पेयर तैयार करूँगा मैं F1 के। आप देख पा रहे हैं वीडियो में स्पीड थोड़ी कर दी है, आप इसको आराम से ये काम फटाक से करें।
देखिए फाइनली मैंने दोनों तरफ 32 की पेयरिंग कर ली है। अब बारी है हमें कि हमें F2 क्या निकलेगा हमारा। F2 निकालने के लिए जो F1 है वो अच्छे से मिक्स कर लें। आपके पास अगर पेट्री डिश है तो पेट्री डिश ले लें, आपके पास अगर कोई बड़ा बर्तन है तो बड़ा बर्तन, जो भी है आप कुछ भी यहाँ पे जुगाड़ लगा सकते हो। अब मैंने भी यहाँ पे इनको मिक्स कर लिया है। अब बारी है रैंडमली इनमें से टेकअप करने की। देख लीजिए मैंने यहाँ पे मेरे पास में जो पेटी प्लेट थी वो ले ली है। अब मैंने देखो नीचे 3 बिकर लगा लिए हैं, यानी मेरे पास में जो जीन की पॉसिबिलिटीज़ होती हो सकती हैं, या तो दोनों जीन जो रैंडम में निकालने वाला हूँ दोनों कैपिटल वाई होंगे, या दोनों साथ में हो सकते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, या फिर मेरे पास में दोनों स्मॉल वाई हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल रूप से कलर अपीयरेंस में बताऊँ आपको मैं, तो दोनों बीट मेरे पास में जो आने की पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों मेरे पास में येलो आ जाए, या दोनों मेरे पास में ग्रीन आ जाए, या मेरे पास में एक येलो और एक ग्रीन आ जाए, तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। तो फटाफट आप लोग सबका कीजिए, आपका जितने फ्रेंड्स सबको बोले एक बार आप निकाल के दें और आप एक व्यक्ति उसको कलेक्ट करें और बीच में जिसमें जो कलर है उसको इसमें डाल दें उसको। एक तरह से गुणसूत्र देख रहे हैं, वो गुणसूत्र निकाल रहे हैं। आप कलर से भी डिपेंड कर सकते हैं इसको, जो है वो कुत्ते की तरह से देखने की कोशिश करो, कुत्ते की बॉडी में जो चल रहा होता है। गुण जो है, जो अगर मान लीजिए 3 बच्चे हो रहे हैं तो रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से गुणसूत्र उसमें से लिए गए हैं। उसका कलर देख के हम ये थोड़ा सा गैस जरूर कर सकते हैं कौन से गुणसूत्र आए होंगे, उसकी पीढ़ी का अगर अध्ययन करें तो। लेकिन देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो। देखो आप जो ग्रीन और येलो वाले चांसेस है ना, उसकी संख्या ज्यादा है, येलो येलो वाले बहुत कम हुए हैं। रैंडमली उठा रहे हैं, बस उठा रहे हैं। देखो 2 गुण थे, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन, दोनों पेयर में से एक एक उठा रहे हैं। देखो चांसेस किसके हैं, 3 पेयर बनाए हुए हैं उन्होंने, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो बीच वाले की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी ज्यादा है, मिक्स वाले जो गुणसूत्र हैं वो कितने ज्यादा आ रहे हैं। मेरे को बहुत दिनों से डॉग वाला मॉडल देखने की इच्छा थी कि डॉग का कलर कैसे डिसाइड करते हैं। एक बार वाला वीडियो देखते हैं, मेंडल्स लॉ एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स। This is the second video in our series on the basis of heredity. In this video, we're going to look at some of the variations on Mendel's themes that my daughter taught you last time. If you haven't watched that video, click on the link up here and watch that one first. In a normal Mendelian cross, we have one trait, let's say color, controlled by one pair of genes, so we're going to write 2 letters in right there, that come in 2 alternate forms, let's say red and white, with one allele usually dominant over the other one. So we'll give एक कलर डोमिनेट करता है we still दूसरे के have one ऊपर। trait called incompletions to this basic pattern. जैसे आर 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 जो है वो आर और आर बना रहा होगा, लेकिन यहाँ लाल प्रभावी लक्षण है, आर जो है वो अप्रभावी लक्षण है, लेकिन इसका अगली संतान जो होगी उसमें चांसेस है कि आर दिख Our जाए, first मतलब वाइट वाला variation दिख जाए, is called incomplete अप्रभावी लक्षण। dominance. We still have one trait controlled by one pair of genes हमको डॉग वाला with 2 बनाना alternate चाहिए। forms. However, one allele is not a regular Mendelian trait. We have one gene that comes in 2 forms, black or brown. कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स, कलर ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, with black dominant over brown, so that this homozygous dominant genotype gives us a black lab, this genotype gives us a black lab, and this genotype gives us a brown lab. So तो अगर बी भी आता है तो उससे ब्लैक मिलता है, कैपिटल भी स्मॉल भी आता है उससे भी ब्लैक मिलता है, स्मॉल भी आएगा तभी हमको ब्राउन मिलेगा। आपने अभी समझ रहे होगे इसको, स्मॉल टी कैपिटल सी से कंपेयर कर सकते हो, जीनोटाइप है। how do you get a yellow lab? इसका There's येलो no कैसे मिल yellow गया, allele. यहाँ पर तो येलो है ही नहीं।
It turns out that there's a separate allele that determines whether or not the pigment can be deposited into the fur. The dominant big E allele allows the pigment into the coat, while the recessive little e allele blocks the pigment. पिगमेंट वहाँ पर हो सकता है कलर में, और ई अगर पिगमेंट आता है तो वहाँ पर येलो कलर हो सकता है, और अगर ई स्मॉल ई आता है तो वो ब्लॉक कर देता है और फिर ये दोनों में से कलर होगा। केवल कैपिटल ई आएगा तभी वाइट हो सकता है। पिगमेंट का भी वहाँ पर जो है वो पिगमेंट डिपोजिशन लिखा हुआ है, पिगमेंट में चेंजेस आ सकते हैं ई के कारण से। So when we consider both genes, we have तो these अब उसको जो है वो बी तो है ही, उसके साथ ई और ई का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। जैसे कैपिटल बी तो ब्लैक होगा, और कैपिटल ई है तो मतलब अलाउस पिगमेंट, मतलब पिगमेंट अलाउ हो जाएगा, तो कौन सा 9 कलर होगा? possible genotypes. To see the phenotypic results, we can start by कलर covering कौन up सा the होगा first इसका? two letters. Makes it real easy to see where the yellow labs come from. Anytime we get two little e's together, we block the pigment, and the result is a yellow lab. अच्छा, केवल जब स्मॉल ई का कॉम्बिनेशन मिलेगा हमको, स्मॉल ई, तभी येलो लैब मिलेगा हमको, कलर जो है वो येलो हो जाएगा पिगमेंट डिपोजिशन के कारण से। मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी, ब्लैक और ब्राउन को डोमिनेट वो कर ही रहा था, यहाँ पर पिगमेंट वाला भी चीज आ गई है। अब ये पिगमेंट कैसे होता है जीनोटाइप, मतलब जीनोटाइप को कैसे कर रहा है? व्हेन द जीन पेयर कॉम्बिनेशन कवर्स द अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन पेयर। ब्राउन और ब्लैक तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये पिगमेंट के कारण से हो रहा है। पिगमेंट उनकी त्वचा में है, किसी में एक्टिव हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। और कब एक्टिव होगा? जब स्मॉल का ई का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो जो कैपिटल बी स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन थे वो तो थे ही, अब कैपिटल ई और स्मॉल ई के भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पर मौजूद। No matter what the first two letters are. तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा वो, क्या इस पे डिपेंड करेगा, ई पर। स्मॉल ई जब दिखेंगे हमको तभी येलो If we लैब take this मिलेगा। box away and we consider what the first two लैब letters मतलब are, we can लेब्राडोर, see लेब्राडोर प्रजाति है। what the resulting phenotypes are anytime we have a तो कैपिटल बी कैपिटल मिलेगा तो ब्लैक, कैपिटल बी कैपिटल ब्लैक। यहाँ पर जो है कैपिटल बी स्मॉल ई, तो यहाँ पर येलो हो जाएगा। कैपिटल बी स्मॉल ई डबल ई है तो यहाँ पर फिर से ब्लैक, फिर से यहाँ पर ब्लैक। यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी डबल ई छोटा है तो यहाँ पर येलो हो जाएगा। फिर स्मॉल बी है तो हमको ब्राउन मिलना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल ई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कोई फर्क नहीं, ब्राउन ब्राउन और फिर येलो। big B with तो a यहाँ big पर फिर से E, we ब्लैक, have black, ब्लैक, and फिर anytime उसके we बाद यहाँ have पर two ब्राउन। little B's पता नहीं with समझ any में आ रहा है big कि नहीं, E, थोड़ा we थोड़ा get समझ में आ रहा है। brown. You may इस प्रकार से जो है वो कलर डिसाइड हो सकते हैं। notice that there are only two genotypes that give us brown labs, and only three that give us yellow. और दो चांसेस हैं, मतलब नो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, दो में से केवल दो में येलो ब्राउन बन रहा है, और तीन में येलो बन रहा है, और मैक्सिमम में ब्लैक बन रहा है। So, and then four, that leaves four that give us black labs. So I want to ask you this. When you go to the dog park, what do you see more of? Black labs, brown labs, or yellow labs? थोड़े आप यदि कुत्ते को पालते हो और उसके बच्चे होते हैं तो क्या चांसेस हैं आपके पास, कौन से कलर का डॉग ज्यादा चांसेस है जिस कलर का होगा? तो कॉमन सी बात है, ब्लैक के होने के चांसेस ज्यादा है। Well, you probably noticed that you see more black labs than yellow labs, and more yellow ब्लैक labs to लेब्राडोर brown ज्यादा labs. होंगे, And now you और know फिर why. येलो फिर होंगे, फिर Okay, उसके बाद we only have a ब्राउन few more होंगे। things. अगर आप लेब्राडोर देखेंगे ना, ज्यादातर ब्लैक दिखेंगे आपको, फिर उसके बाद येलो दिखेंगे। येलो मतलब वाइटिश है ना लेब्राडोर, और ब्राउन बहुत कम दिखेंगे। To discuss before we wrap up. Linked genes, sex-linked genes, introduce exception of sorts in anyway. Genes would have four possible gains. The big B do not have to go together. For now, we'll X-linked genes. जीन्स के Now बारे we में know बोल that रहे men हैं, कुत्ते वाला देखना था मुझे, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, पूरी तरह से नहीं आया कुत्ते वाला। लेकिन कुत्ते वाला क्यों बताया मैंने, क्योंकि मालूम बुक ने बोला तुमको बनाने के लिए। देखें यहाँ पर बुक में जाओगे आप, क्वेश्चन आंसर पे, जहाँ तक है क्वेश्चन आंसर में आया है वो चीज। कुत्ते की खाल के प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलता है कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के लिए, तो वो चीज़ आपको लगाना पड़ेगी। हालांकि पिगमेंट वाला जो है इसमें अपन को आया नहीं है, तो पिगमेंट वाला अपन यूज नहीं कर रहे होते हैं। चलो 10 मिनट आज एक्स्ट्रा हो गया कुत्ते की प्रजाति का रंग देखने के लिए। खैर कल कंटिन्यू करेंगे। मुझे मालूम है कुछ समझ में आया होगा कुत्ते की प्रजाति में, पिगमेंट वाला उसमें पोर्शन ऐड हो गया, तो लेब्राडोर के 3 कलर दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया, वो काफ़ी है, क्योंकि चैप्टर से हटकर था वो, केवल इंटरेस्टिंग देखने के लिए कि कुत्तों के कलर कैसे अलग हो जाते हैं वो देखने के लिए केवल दिखाया था।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। भैया गुड डे भैया।